हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 5 में, जिसका शीर्षक है लोक वित्त। लोक वित्त से तात्पर्य आय, व्यय, बजट, इनका ब्यौरा देखा जाएगा, जिसमें अगर बजट को एक लाइन में देखा जाए तो आय व्यय के साथ साथ सरकारी नीतियों का घोषणा पत्र, इसको हम एक शब्द में बजट कह सकते हैं। ठीक है, बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं हुआ है। इसे एक वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, या वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा जोखा कहा जाता है। चलिए अध्याय में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग आय। तो आय केवल एक शब्द नहीं है, क्योंकि आय में बहुत सारे विवरण हैं, जैसे कि राजस्व आय में गैर कर राजस्व, पूंजीगत आय में है कि बैंकिंग से आने वाले राजस्व या किसी वित्त निगम से आने वाले राजस्व, इस प्रकार के देखेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में एक टेबल है, जिसमें आपको कुल प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, कुल व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में बताया गया। यह टेबल एक सारगर्भित रूप है। इस टेबल को हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इस टेबल में जो जानकारी है, इसके अलावा कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है। इस टॉपिक में केवल यही सब का विवरण है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2020-21 में हमारी कुल प्राप्ति है 96,091 करोड़ 29 लाख। ठीक है, ये कुल प्राप्तियाँ हुई, जिसमें से राजस्व प्राप्तियाँ देखा जाए, राजस्व प्राप्ति में 83,831 करोड़ 30 लाख। पूंजीगत प्राप्ति में देखा जाए तो 12,259 करोड़ 99 लाख। कुल व्यय देखा जाए तो 95,649 करोड़ 71 लाख। राजस्व व्यय देखा जाए तो 81,399 करोड़ और 95 लाख। पूंजीगत व्यय देखा जाए तो 13,814 करोड़ और 11 लाख। ठीक है, ये एक सामान्य विवरण है। इसमें से आपको कुल प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों आंकड़े हैं। इन दोनों आंकड़ों को आपको करना चाहिए। ये आंकड़े और ये दोनों आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं राजस्व प्राप्ति है। अब राजस्व प्राप्ति है, मैंने आपको शुरू में बताया गया था कि राजस्व प्राप्ति में केवल एक राजस्व नहीं होता, इसमें गैर कर राजस्व एवं कर राजस्व होते हैं। कर मतलब टैक्स राजस्व और गैर कर राजस्व मतलब नॉन टैक्सेबल राजस्व। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियाँ में देखते हैं 83 है, इसका राजस्व प्राप्ति टोटल है 83,831 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अगर हम देखेंगे राजस्व में, तो राजस्व में क्या क्या आएगा, जैसे कि अगर कर राजस्व में देखेंगे तो निगम कर, आयकर एवं गैर कर राजस्व में केंद्रीय अनुदान, निवेश से प्राप्त लाभांश आदि सब रहेंगे। तो जो 83,831 करोड़ और 30 लाख, ये पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 10.75% अधिक है ना। तो अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था 2-3 भागों में बटा रहेगा। तो पहला भाग है कर राजस्व। तो कर राजस्व है 52,958 करोड़ 30 लाख रुपए, जिसकी वृद्धि भी है 16.66%। और इसका योगदान याद रखना है 31.20%। देखिए, इस राजस्व प्राप्ति के विवरण में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा ये योगदान। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि गत वर्ष या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कर राजस्व का योगदान हमारे राजस्व में या राजस्व प्राप्ति में कितना प्रतिशत रहा, तो 31.20% रहा, ये रहेगा। वैसे यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन उठाने के बदले लाइनर में या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि ये पूछ सकते हैं कि कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो केंद्रीय करों का, मतलब केंद्र के द्वारा जो कर लगाते हैं उसमें से कुछ अंश हमारे राज्य को मिलता है और कुछ केंद्र को मिलता है, तो वो सर्वाधिक योगदान केंद्रीय कर का रहा। ठीक है, अब कर राजस्व के कुछ उदाहरण जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि निगम कर होता है, आयकर होता है, उत्पाद कर होता है, सीमा शुल्क होता है, भू राजस्व कर होता है, चुंगी कर, विद्युत कर है ना, बिक्री कर, और ऐसे कर जो है जो केंद्र लगाते हैं वो सभी कर इस कर राजस्व के अंतर्गत आएंगे। अब गैर कर राजस्व में देखते हैं तो
873 करोड़ रुपए, जो गत वर्ष से वृद्धि हुई है 1.89%। तो राज्य का गैर कर राजस्व कितना है पता है? जो 30,873 है उसमें से केवल 9,251 करोड़, ठीक है, 30,000 में से 9,251 करोड़ राज्य का गैर कर राजस्व है। और गैर कर राजस्व से तात्पर्य क्या होता है कि राज्य जो जहाँ निवेश करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री लगाया है ना, या कहीं और प्रतिभूति निक्षेप लगाया, जैसे कि उसको हम लोग बोलते हैं, अगर कॉमर्स की भाषा में बोला जाए तो हम जैसे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जो इनकम है ना, इसके अलावा गैर कर राजस्व में केंद्र के द्वारा जो प्राप्त अनुदान होता है, अनुदान राशि, वह अनुदान जिसको हम रिटर्न नहीं करते, वह पैसा जिसको हम रिटर्न नहीं करते, वो अनुदान कहलाता है। तो गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? केंद्रीय अनुदान का। अगर राजस्व में देखा जाए कि कर राजस्व में देखा जाए तो सर्वाधिक योगदान रहता है किसका? केंद्रीय करों का। यहाँ पे भी केंद्रीय कर है, और गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका था? केंद्रीय अनुदान का। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अगर आप डाटा भूल जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, न कि आंकड़ों से। आंकड़ों में आपको यहाँ पे याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति कितना है, एवं कुल प्राप्ति कितना है करके। चलिए, अब ये ओवरऑल राजस्व प्राप्ति हमारी है 83,831 करोड़ रुपए, 30 लाख। और राजस्व व्यय देखते हैं 81,399 करोड़ और 95 लाख, ठीक है। अब देखते हैं, अब राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व से हम लोग आय कर लिए, राजस्व से व्यय कर लिए, तो राजस्व हमारा घाटा कितना है? 2,431 करोड़ रुपए और 35 लाख रुपए। ये हमारा राजस्व घाटा है। ये डाटा भी एक को देख लेना चाहिए। अगर यहाँ पे भी ऐसा नहीं पूछा कि हमारा राजस्व घाटा कितना है करके, हाँ, परंतु यह क्वेश्चन पूछता है कि इस बार हमें राजस्व में घाटा हुआ है या राजस्व में फायदा हुआ है करके। तो हम लोग इस बार राजस्व में घाटा नहीं हुआ है। राजस्व में घाटा नहीं हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने राजस्व में अलग से और पैसे डालने की ज़रूरत है। हमारे पास जितना राजस्व था उसमें से हम लोग 83,000, जैसे कि 83,000 करोड़ जो राजस्व हमारे पास है, जितना इनकम हुआ उसमें से 81 व्यय किए, तो हम लोग के पास कम से कम 2,000 करोड़ बचा। तो ये एक प्रकार का राजस्व घाटा है। राजस्व का व्यय किए हैं, लेकिन और जो बचा है राजस्व, जैसे 83,000 करोड़ है, उससे और पुराना पैसा हम लोग ऐड करते या 85,000 कुछ खर्च करते तो हमारा घाटा होता, ठीक है। देखिए, राजस्व आय से प्राप्त राशियों में व्यय का प्रतिशत 97.10%, अर्थात 3% से, या बोला जाए तो 2.90% से हम लोग अभी भी आगे हैं, ठीक है। 2.90% से हम अभी भी आगे हैं। तो राजस्व व्यय हम लोग कहाँ का राजस्व का व्यय करते हैं? जितने भी निगम टैक्स वगैरह आते हैं उनका हम लोग खर्च कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले वेतन पे करते हैं, दूसरा मजदूरी पे करते हैं, तीसरा पेंशन पे करते हैं, और चौथा ब्याज अदायगी पर करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग सर्वाधिक राजस्व का व्यय कहाँ के? अन्य क्षेत्रों पर। अन्य क्षेत्रों में से तात्पर्य यह है कि जैसे कि इनके अलावा हम लोग कहीं नए निर्माण कर रहे हैं, या निर्माण के अलावा कहीं स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, ये सब चीज़ों पर हम लोग इस बार ज़्यादा खर्च किए। और दूसरे नंबर पर खर्च किस में किया? वेतन एवं भत्ते पे। लास्ट ईयर आप लोगों को पता होगा कि 2018-19 में ब्याज अदायगी पर ज़्यादा खर्च किया गया था। इस बार अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा राजस्व का खर्च हुआ है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति के बारे में छोटा सा ब्रीफ देखते हैं, जैसे कि 83,831 करोड़ और 30 लाख। ये डाटा तो बार बार बोलने से आपको याद हो ही गया होगा, है ना। तो इसमें से केंद्र से कितने पैसा मिला हम लोग को? हम लोग यहाँ पे अब गैर कर राजस्व या कर राजस्व को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग राजस्व प्राप्ति देख रहे हैं, जिसमें से केंद्र से प्राप्ति से तात्पर्य यहाँ पे केंद्रीय अनुदान भी है और केंद्रीय करों में राज्य का अंश, ये दोनों हैं, ठीक है। तो केंद्र से प्राप्ति है हमारा 48,461 करोड़ और 30 लाख रुपए, ठीक है। अब केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा, ठीक है, केंद्र के कर में राजस्व को कितना अंश मिल रहा है? तो वह है 26,803 करोड़ और 30 लाख रुपए। अब इसके अलावा अनुदान केंद्र से प्राप्त भी हो गया और केंद्र से अनुदान भी देखते हैं, तो 21,658 करोड़, ठीक है। ये तीनों हिस्से जो मिलेंगे उसके बाद हम लोग कितना बनेगा? एक सेकंड, जैसे कि आप इसको जोड़ेंगे
इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। इसके पश्चात हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ये 83,83,831 करोड़ 30 लाख रुपए। ये किस में आएगा, ये तीनों को जोड़ने के पश्चात आएगा। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है, 12,259 करोड़ 99 लाख, है ना। तो पूंजीगत प्राप्ति से तात्पर्य क्या होता है, हमारी पूंजी, जैसे कि हम कहीं पे एक बिल्डिंग बनाए हैं, ठीक है, और उसको किराया में दे रहे हैं, और वहाँ से जो इनकम प्राप्त होगा वो पूंजीगत प्राप्ति होगी। परंतु हम तो वैसे नहीं किए हैं, तो हमारा पूंजीगत आय मोस्टली किससे रहता है, ऋण से रहता है। ठीक है, देखिए हम लोग आगे इसको देखते हैं डिस्क्राइब में कि पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें उधार या अग्रिम वसूली से। जैसे कि हम लोग कहीं उधार दिए रहते हैं, है ना, जैसे कि बिजली बेचे, छत्तीसगढ़ राज्य किसी को बिजली बेची, तो वहाँ से जो इनकम आएगा वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा, है ना। शुद्ध लोक ऋण, शुद्ध लोक ऋण से तात्पर्य डायरेक्ट हम लोग केंद्र से जो ऋण लेते हैं, अनुदान नहीं। अनुदान और ऋण में यह अंतर होता है कि अनुदान हमारा माफ हो जाता है और ऋण हमको रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, ऋण में हम लोग ब्याज भी जोड़ते हैं, अनुदान में ब्याज का कोई पैसा नहीं जुड़ता। ठीक है, अब लोक लेखों से प्राप्ति। लोक लेखों से प्राप्ति अर्थात हम लोग हमारे राजकोष में जितने प्राप्ति पैसे हैं उसको हम लोग उठाते हैं, तो ये पूंजीगत प्राप्ति होते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में तीनों तथ्य रहेंगे, ये और ये, अर्थात उधार एवं अग्रिम वसूली, शुद्ध लोक ऋण और लोक लेखों से प्राप्ति। तो ये सभी मिलाकर क्या बनेंगे, पूंजीगत प्राप्ति बनेंगे, जो कितना है 12,259 करोड़ और 99 लाख रुपए। देखिए अब कुल प्राप्ति बराबर क्या होता है, हमारा कुल प्राप्ति कितना है, 96,091 करोड़। ठीक है, 96,091 करोड़ और 29 लाख, है ना। तो हमारी राजस्व प्राप्ति कितने हुई है, 83,130। मैं इसको ऐसे याद किया हूँ, 83,831.30 करके प्लस ये हमारा राजस्व का हो गया, है ना। उसके बाद पूंजीगत को देखते हैं, 12,259 करोड़ और 99 लाख। ठीक है, ये है पूरा, है ना। तो इन दोनों जोड़ने पर हमारी कुल प्राप्ति कितनी हुई है, 96,091 करोड़ 29 लाख। ठीक है, 96,091 करोड़ 29 लाख, ये हमारा कुल प्राप्ति हुई। ठीक है, अब 2-3 टर्म्स या क्या बोला जाए इसको, बजट के जो शब्द हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, इससे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। जैसे कि राजस्व आधिक्य कितना है, 2431.35। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे राजस्व आधिक्य। हम लोग राजस्व घाटा नहीं कहेंगे, इसको राजस्व आधिक्य कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो जितना पैसा हम लोग 83 करोड़ कमाए हैं, 83,000 करोड़ कमाए हैं, और उसमें 81 को खर्च किए, तो बच रहा है 2431, मतलब 2,431 करोड़ बच रहे हैं, है ना। तो हमारा राजस्व आधिक्य यहाँ पे है। परंतु राजकोषीय घाटा, ये वित्तीय घाटा हमें हमेशा होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं राजकोषीय घाटा से तात्पर्य क्या होता है, कुल कमाई, हम लोग जितना कमाते हैं, अगर कुल कमाई अगर देखा जाए तो हमारा कितना था यहाँ पे 96, ये है कुल प्राप्ति है ना, 96,091.29, ये हमारे कुल कमाई हुआ, है ना। और इसमें कुल खर्च देखेंगे, अगर कुल खर्च देखेंगे तो ये हमारा, आपको ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए, ये टेबल आपको राजकोषीय घाटा के बारे में बताएगा। कुल कमाई और कुल खर्च के अंतर को क्या कहेंगे, हम लोग राजकोषीय घाटा कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग 96,000 करोड़ इनकम किए हैं और वह कितने किए हैं, 95, है ना। तो हमारा राजस्व घाटा इस बार भी नहीं हुआ, है ना। तो राजकोषीय या वित्तीय घाटा इसको बोलते हैं, अर्थात हमारे इनकम में अभी भी 11,000 करोड़ का मुनाफा है। ठीक है, अब उसके बाद प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, प्राथमिक घाटा से तात्पर्य राजकोषीय घाटा से, ये राजकोषीय घाटा है, उसमें से ब्याज की अदायगी या ब्याज की देनदारी को बाहर निकाल देंगे, तो जो बचेगा, जो राशि बचेगा उसको हम लोग प्राथमिक घाटा कहेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता कि ये क्या है, ये ऐसा करके, है ना, परंतु ये क्वेश्चन फॉर्मूले के रूप में पूछा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है,
ये माइनस नहीं है, ये 11,518 करोड़ और 41,000 राजस्व राजकोषीय या वित्तीय घाटा है। वित्तीय घाटा नहीं कहेंगे, राजकोषीय अधिक कहेंगे इसको, ठीक है। प्राथमिक घाटा से तात्पर्य कि राजकोषीय घाटा से ब्याज की देनदारी को निकाल देने पर जो राशि बचता है उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा हर साल होता है क्योंकि हम लोग हर वर्ष अपने कर्ज के लिए ब्याज देते हैं। कर्ज अलग होता है और ब्याज अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय में ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जब लास्ट में PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें पूरे क्वेश्चन के सेट लगाऊंगा, जिससे आपको ये अध्याय को समझने में और आसानी हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी को मेरे चैनल में अपलोड होने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही हमने इसके साथ कंप्यूटर का एक क्वेश्चन सीरीज चालू किया है, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।